अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल अहमद। आप देख रहे हैं AR कॉमर्स क्लासेस। मैं यहां पर उर्दू पढ़ाता हूं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ये मेरा 5वां चैप्टर है। तो मैं आपको यहाँ वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो बतौर ख़ास 12th एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी इंटर एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप 10th क्लास के लिए या स्टेट के लिए या BPSC के लिए भी पढ़ सकते हैं। बतौर ख़ास मैं 12th वालों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का मेरा चैप्टर है एराब का बयान। क्या है एराब का बयान? तो एराब की लुग़वी माने होते हैं घोड़ा दौड़ाना। क्या होता है? एराब की लुग़वी माने होते हैं घोड़ा दौड़ाना, या उसके दूसरे माने होते हैं तेज करना। क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। क्योंकि कोई भी हर्फ होता है, जब उसके ऊपर एराब नहीं होता तो पढ़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जब उस हर्फ के ऊपर एराब लग जाता है, एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, तो जब उस हर्फ के ऊपर एराब लग जाता है तो पढ़ने में बिल्कुल आसानी होती है। पढ़ने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक ज़ुबान पे आते रहता है। तो हमने लिखा है एराब के लुग़वी माने हैं घोड़ा दौड़ाना। क्या है? एराब के लुग़वी माने हैं घोड़ा दौड़ाना या तेज करना के हैं। क्योंकि हर्फ की आवाज़ें एराब के ज़रिए ही तेज होती है। हर्फ की आवाज़ें एराब के ज़रिए ही तेज होती है, इसलिए उन्हें एराब कहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। याद रखिएगा, एराब को हरकात व सकनात भी कहते हैं। एराब को क्या कहते हैं? हरकात व सकनात भी कहते हैं। सिंपल से एराब किसको कहते हैं? एराब की लुग़वी माने जो होते हैं तेज करना या घोड़ा दौड़ाने के हैं। लेकिन एराब क्यों लगाई जाती है? ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। कोई भी वर्ड लिखा हुआ रहे तो उसको पढ़ने में हमको बिल्कुल सहल हो, आसानी हो। इस वजह से हम एराब लगाते हैं। और एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, इसी को क्या कहते हैं? हम एराब कहते हैं। उसी के बारे में हमने लिखा है एराब की मंदरजा झेल 8 किस्म है। एराब की मंदरजा झेल 8 किस्म है। कितनी किस्म है? एराब की 8 किस्म है। बाज़ लोग बताते हैं एराब की 9 किस्म है, लेकिन एराब की 8 किस्मों में मैंने डिवाइड किया। तो सबसे पहले नंबर पे है ज़बर। क्या है? सबसे पहले नंबर पे है ज़बर। ज़बर का दूसरा नाम क्या है? फतहा या फिर नसब। देखिए, ज़बर का एक नाम है फतहा, दूसरा नाम है नसब। इसी तरह से आता है ज़ेर। ज़ेर का एक नाम है कसरा और एक नाम है जर। क्या है? ज़ेर का एक नाम है कसरा, उसी को जर भी कहते हैं। और पेश, पेश का दूसरा नाम है ज़म्मा और एक तीसरा नाम है रफ़ा। पेश का 2 नाम है, एक को बोलते हैं ज़म्मा और एक को बोलते हैं रफ़ा। ठीक है। इसी तरह से सुकून होगा या जज्म होगा, दोनों एक ही चीज़ है, सुकून या जज्म। फिर एक आता है मद। क्या आता है? मद आता है। फिर आता है आपका तशदीद। इसी तरह 7वां नंबर पे आता है आपका तनवीन। फिर आता है आपका वक्फ। क्या आता है? और ज़बर जो होता है कोई भी हर्फ के ऊपर रहता है, ऊपर जो हरकत होता है, किसी भी हर्फ के जो ऊपर हरकत रहता है उसी को ज़बर बोलते हैं। और किसी भी हर्फ के जो नीचे रहता है, हरकत नीचे रहता है, उसी को ज़ेर बोलते हैं। और पेश ऊपर होता है और सुकून जाते हैं। इसके अलावा ये जो होता है, इस तरह का कोई भी हर्फ को मिलाना होता है तो उसके लिए हम सुकून का इस्तेमाल करते हैं। और मद, कोई भी हर्फ को जब हमको खींच कर पढ़ना होता है तो मद का इस्तेमाल करते हैं। और तशदीद, जब किसी हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं तो उसके लिए हम तशदीद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं ज़बर की अलामत। आगे हम चलते हैं पहले नंबर पर ज़बर। ज़बर कहते किसको है? तो सिंपल से हमने लिखा है ज़बर की अलामत ये है। क्या है? ज़बर की अलामत देखिए, क्या ऊपर जो लिखा हुआ है ये किसकी अलामत है? ज़बर की अलामत है। ये ज़बर की अलामत ये है जो हर्फ के ऊपर होता है। कहाँ होता है ज़बर की अलामत? हमने सिंपल लिखा है ज़बर की अलामत ये है जो ऊपर होता है, जो हर्फ के ऊपर होता है। जैसे हमने लिखा है हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, जीम ज़बर जा, वगैरह वगैरह। इसी तरह से आप पूरे पढ़ सकते हैं। कोई हर्फ के जो ऊपर होता है उसी को क्या बोलते हैं? ज़बर होता है। आगे फिर हमने लिखा है, नोट में लिखा है, जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होता है उसे मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। इसको बोलते हैं ज़बर, या जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होता है उसका नाम क्या है? मफ्तूह या मंसूब। याद रखिएगा। इतना आपने समझ लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। आगे फिर चलेंगे हम। आगे है दूसरा नंबर पे आपका आता है ज़ेर। दूसरा नंबर पे आपका क्या आता है? ज़ेर की अलामत ये है। ज़ेर कहाँ पे होता है भाई? नीचे होता है। ज़ेर कहाँ होता है? ज़ेर की अलामत नीचे होता है। आगे हमने लिखा है ज़ेर वह हरकत जो हर्फ के नीचे होती है। कहाँ होती है? कोई भी हर्फ के जो नीचे अलामत होगी उसी को क्या कहेंगे? ज़ेर होता है, ज़ेर कहेंगे। जैसे हमने लिखा है हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, वगैरह वगैरह। ठीक। आगे हमने नोट में लिखा है जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे मकसूर या मजरूर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिस हर्फ के नीचे ज़ेर होता है उसे मकसूर या मजरूर कहते हैं। क्योंकि
صرف سیمپل سے بول دیں گے کہ حمزہ کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، لیکن جس حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، مکسور یا مجرور، اور جس حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں۔ آگے پھر ہم تیسرے نمبر پہ چلتے ہیں، پیش۔ تیسرا نمبر پہ آپ کا کیا آتا ہے، پیش۔ پیش کی علامت دیکھ لیا آپ نے، پیش کی علامت گول سی ہوتی ہے، پیش کی علامت یہ ہے، اور یہ اوپر ہوتا ہے۔ پیش کہاں ہوتا ہے بھائی، پیش اوپر ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں حمزہ پیش او، با پیش بو، دال پیش دو، جیم پیش جو، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیش کی علامت کہاں ہوتی ہے بھائی، اوپر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے لکھا ہے جس حرف پر پیش ہوتا ہے، جس حرف پر پیش ہوتا ہے اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ سے پوچھ لیا بھائی یہ کیا ہے، یہ زبر کی علامت ہے، یہ کیا ہے بھائی، یہ زیر کی علامت ہے، یہ کیا ہے بھائی، یہ پیش کی علامت ہے، لیکن یہاں ہم نے جیم لکھ دیا، یا کیا لکھ دیا، جیم لکھ دیا۔ اب یہاں جیم کے اوپر پیش دے دیا، تو اب جیم کے اوپر جو پیش ہے بھائی اسے کیا کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے کیا کہتے ہیں، مضموم کہتے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں، مرفوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی، جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو ہم نے ابھی آپ کو تین چیزیں بتائی، تین چیزیں کیا کیا بتائی ہم نے آپ کو؟ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے آپ کو بتایا اعراب۔ اعراب کہتے کسے ہیں؟ کوئی بھی حرف کے اوپر جو اعراب لگاتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر جو اعراب لگاتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی حرف کو تیز پڑھنے کے لیے اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم کو کس کی ضرورت پڑتی ہے، اعراب کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا زبر، پھر ہم نے آپ کو بتایا زیر، پھر ہم نے آپ کو بتایا پیش۔ تو سیمپل سا، جس حرف کے اوپر اگر زبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، مفتوح یا منصوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر جس حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، مجرور یا مکسور کہتے ہیں، یا پھر جس حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، مضموم یا مرفوع کہتے ہیں۔ یا یہ تینوں سمجھ گئے۔ پھر آگے آتا ہے چوتھے نمبر پہ آپ کا آتا ہے سکون۔ کیا آتا ہے چوتھے نمبر پہ آپ کا؟ سکون۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے لکھا ہے اعراب کے نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے۔ اعراب کے نہ ہونے کو ہم نے آپ کو بتایا اعراب تین ہوتا ہے، جیسے زبر، زیر، پیش، یہی اعراب، اسی کو کیا کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں، حرکت بولتے ہیں۔ تو اعراب کے نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر اعراب نہیں ہوگا تو اس کو آٹومیٹکلی کیا کریں گے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے لکھا اعراب کے نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے۔ اعراب کی اور اس کی علامت یہ ہے، سکون کی علامت یہ ہے، دیکھ رکھیے، سکون کی علامت یہ ہے، ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے، ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے تو پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلا حرف متحرک کہتے ہیں جس حرف کے اوپر حرکت ہو، مطلب جس حرف کے اوپر حرکت ہوتا ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ وہی ہم نے لکھا، تو پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے پڑھتے ہیں حمزہ کے اوپر کیا ہے، حرکت ہے، اور با کے اوپر کیا ہے، ساکن ہے۔ تو ہم نے لکھا، آپ کو سیمپل سے بتایا، سکون کس کو کہتے ہیں، اعراب کے نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر اعراب نہیں رہے گا، مطلب حرکت نہیں رہے گا، تو اس میں کیا ہوگا، آٹومیٹکلی وہاں جزم لگے گا ہی۔ تو وہی ہم نے لکھا ہے اعراب کے نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے، اس کی علامت یہ ہے اعراب۔ پھر ہم نے لکھا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے۔ اعراب کس کو، یہ سکون کس کو کہتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے۔ تو پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے لکھا ہے حمزہ با زبر اب، حمزہ کے اوپر کیا ہے، حرکت ہے، اسی کو متحرک بولا جاتا ہے۔ آگے پھر ہم نے لکھا ہے با کے اوپر کیا دے دیا، ہم نے جزم دے دیا ہے، یا سکون اس کو بول سکتے ہیں، جزم دیا ہے یا پھر سکون دے دیا ہے۔ پھر ہم نے آگے لکھا ہے جیم با زبر جب، کاف لام زبر کل، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ آگے پھر ہم نے چلتے ہیں، نوٹ میں لکھا ہے جس حرف پر جزم ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی، جس حرف پر جزم ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مضمون، یہاں مضموم لکھا ہوا ہے، یہاں کیا ہے، مجزوم لکھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں، مجزوم کہتے ہیں، یہاں کیا ہے، مضموم کہتے ہیں، یہاں مجزوم کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یاد رکھیے گا۔ جس حرف کے اوپر کیا ہے، جس حرف پر سکون ہو، ہم نے لکھا ہے جس حرف پر جزم ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مجزوم کہتے ہیں۔ آگے ہے تشدید۔ پھر پانچویں نمبر پہ آپ کا کیا ہے بھائی، تشدید ہے۔ تشدید کی علامت یہ ہے، یہ جانتے ہیں بالکل ایک تیر سا بنا ہوا رہتا ہے، بالکل دیکھتے ہیں آپ کہیں بنا ہوا رہتا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں، تشدید بولتے ہیں۔ ہم نے آگے لکھا ہے تشدید کی علامت یہ ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں۔ اور مشدد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ مشدد والے حرف کو کیا مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیں، مشدد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن،
एक मरतबा हम खुद से पढ़ लिए, सैंपल से देखिए, एक बार पढ़े अलिफ, एक जगह लिखिए बा, ठीक, एक बार अलिफ को पढ़े, फिर एक बार बा को पढ़े, एक बार पढ़े हमजा बा जबर अब, एक बार अलिफ को बा से मिला है, फिर बा को खुद से पढ़े, बा अलिफ दो जबर बन, क्या हुआ अब बन। तो अब देखिए बा दो मरतबा पढ़ा गया नहीं गया, एक मरतबा खुद अलिफ से पढ़ा गया और एक मरतबा खुद बा से पढ़ा गया, इसी को क्या बोलते हैं अब बन, इसी को बोलते हैं तशदीद। क्योंकि ये जो साकिन होता है, साकिन साकिन बोलिए, सुकून बोलिए या फिर जज्म बोलिए, ये एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन कै मरतबा पढ़ा जाता है? एक मरतबा पढ़ा जाता है। लेकिन तशदीद को कै मरतबा पढ़ते हैं? तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं, याद रखिएगा। आगे फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा और बाकी है। आगे एक बोलते हैं तनवीन। क्या है? तनवीन। तनवीन की अलामत ये है, जैसे बोलते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आगे हमने लिखा है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं नस्लन, बाद नस्लिन, कौलन, फ़िअलन, अमलन, बोलते हैं कि नहीं? 2 ज़बर 2 ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम बोलते हैं क्या? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं भाई? तनवीन कहते हैं। फिर आगे एक चीज हमने लिखा है मद। मद की अलामत ये है, ऊपर जो लिखा रहता है, कोई हर्फ लिखा हुआ है उसके ऊपर हम मद दे दिए, क्या हुआ? अलिफ को खींच कर पढ़ना है या कोई भी हर्फ को खींच कर पढ़ना है तो उसके ऊपर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मद का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमको लिखना आज लिखना है, अगर आज का इस्तेमाल करेंगे तो आज में अगर हम अलिफ नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? अज हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अलिफ मद का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाता है? आज हो जाएगा। आगे हमने मिसाल के तौर पर हमने लिखा है कि मद की अलामत ये होती है, उसे खींच कर पढ़ा जाता है। क्या कैसे पढ़ा जाता है? खींच कर पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर हम लिखे आग, आज, आस वगैरह वगैरह। तो इतना समझ गए। फिर आगे हमने लिखा है, क्या लिखा? वक्फ। क्या लिखा? वक्फ। वक्फ की अलामत ये होती है, आप जानते हैं कहीं भी जो ठहरते हैं, रुकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। आगे हमने लिखा हर्फ साकिन के बाद इराब ना होने को वक्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ साकिन के बाद इराब ना होने को वक्फ कहते हैं। जैसे बोलते हैं, लिखते हैं वक्त। वक्त देखिए, वाव के ऊपर जबर है, काफ के ऊपर क्या है? जज्म है। फिर आगे क्या है? ता के ऊपर भी ता के ऊपर भी जज्म है। तो कोई भी हर्फ है, कोई भी हर्फ हमने सैंपल सीखा, हर्फ साकिन के बाद इराब के ना होने को क्या कहा जाता है? वक्फ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ता के ऊपर कोई इराब नहीं है तो उसको हम क्या क्या कर देंगे? वक्फ करेंगे। तो वक्फ करेंगे तो क्या क्या पढ़ा जाएगा? साकिन पढ़ा जाएगा। इस जैसे हमने लिखते हैं वक्त, लिखते हैं दोस्त, लिखते हैं, इसी तरह से वगैरह वगैरह, ठीक। और आगे हमने लिखा है जिस हर्फ पर वक्फ हो उसे मौकूफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिस हर्फ पर वक्फ हो उसे मौकूफ कहते हैं। इतना याद हो गया कि नहीं भाई? तो सैंपल से हमने आपको 8 चीजें बताई। कितनी चीजें बताई भाई? तो 8 चीजें हमने आपको बताई। तो सबसे पहले हम कहते हैं एराब। एराब किसे कहते हैं? एराब कहते हैं घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। मिसाल के तौर पर कोई अगर कुरान लिखा जाए, कुरान मेरे सामने पेश किया जाए और कुरान में जो एराब लगा हुआ है, एराब को हटा दिया जाए, तो एराब जब हटा दिया जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? कहाँ जबर है तो जबर की जगह हम जेर पढ़ लेंगे, जेर की जगह पेश पढ़ लेंगे। कहाँ जज्म देना है, कहाँ सुकून करना है, कहाँ मद करना है, हमको कुछ मालूम नहीं होगा। तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एराब का इस्तेमाल करता है। एराब बहुत जरूरी है। कोई भी किताब के लिए एराब मतलब एराब का लगाना, एराब का आना बहुत जरूरी है। तो एराब का सैंपल से क्या माने हैं? तेज करना या घोड़ा दौड़ाने के हैं। बस सैंपल से याद रखिएगा। उसके बाद हमने सबसे पहले चीज बताया है जबर। जबर किसे कहते हैं? जबर तो जानते हैं, कोई भी हर्फ के ऊपर जो रहता है उसी को जबर कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह या फिर मंसूब कहते हैं। याद रखिएगा। फिर आता है दूसरे नंबर पर जेर। और जिस हर्फ के ऊपर जेर होता है, जिस हर्फ के नीचे जेर होता है उसे क्या कहते हैं? मकसूर या मजरूर कहते हैं। फिर एक आता है तीसरे नंबर पर आपका पेश। पेश किसे कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर पेश होता है उसे मजमूम या मरफू कहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद फिर हमने आपको बताया है, क्या बताया है भाई? सुकून बताया है। यह क्या होता है? तो जिस हर्फ के ऊपर हरकत नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वहां क्या आएगा? सुकून का आएगा। और सुकून के लिए क्या होगा? जब तक 2 हर्फ नहीं मिलेगा तो उसमें सुकून का नहीं होगा। तो साकिन में क्या करते हैं? तो पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सुकून बोलते हैं या साकिन बोलते हैं या फिर जज्म बोलते हैं। फिर आगे आपका आता है तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या बोलते हैं हम लोग? तनवीन बोलते हैं। फिर आगे आपका एक आता है मद। तो मद किसका इस्तेमाल करते हैं? मद खींचने के लिए, किसी भी हर्फ को खींच कर पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? मद का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक आता है आपका वक्फ। वक्फ की अलामत क्यों लाते हैं भाई? वक्फ की अलामत इसलिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी हर्फ लिखा रहता है तो हर्फ के लास्ट जो
आखिर जो लफ्ज़ होता है तो उस पर कोई हरकत नहीं होता है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वक्फ का इस्तेमाल होता है। और एक आता है आपका तशदीद। तशदीद क्या होता है, तशदीद का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कोई भी हर्फ को जो 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं अब्बा, अब्बा अगर पढ़ना हो या बोलना हो, अगर उसमें जस्म का इस्तेमाल करेंगे तो वो अब्बा नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा अब आ पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ अब्बा लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसके ऊपर हम अगर साकिन कर देंगे या सुकून कर देंगे तो अब क्या पढ़ा जाएगा, अब आ पढ़ा जाएगा। जब इसके ऊपर हम अगर तशदीद दे देंगे तो अब क्या पढ़ा जाएगा। इसलिए बोलते हैं तशदीद को क्या मरतबा पढ़ते हैं, 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा खुद अलिफ से पढ़े, अलिफ को बा से मिला, और एक मरतबा खुद बा को अलिफ से मिला है, तो क्या हो जाएगा अब्बा। तो साकिन 1 मरतबा पढ़ा जाता है, लेकिन तशदीद क्या मरतबा पढ़ा जाता है, 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो आगे हमने लिखा है उर्दू की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही हमारा क्लास ज्वाइन करें, जिसका है AR कॉमर्स क्लासेस। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, 12th क्लास का टेस्ट देना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें लिखा है NA स्टडी सेंटर। क्या हमने लिखा है, NA स्टडी सेंटर। टेलीग्राम पे हमारा क्या होगा, यहाँ टेस्ट सीरीज लगता है 12th क्लास का, आप यहाँ से जाके दे सकते हैं, ठीक। इस शेर के साथ हम खत्म करना चाहते हैं कि इलाही बख्श दे मुझको तुझे गफ्फार कहते हैं, इलाही बख्श दे मुझको तुझे गफ्फार कहते हैं, छुपा ले मेरी ऐबों को तुझे सत्तार कहते हैं, इनायत की नज़र फरमा तू मुझ पर उनके सदक़े में, इनायत की नज़र फरमा तू मुझ पर उनके सदक़े में, जिन्हें शाह मदीना अहमद मुख्तार कहते हैं।